एक शहर में सुभद्रा नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कुछ सालों बाद उसके पति का निधन हो गया और बेटों की नौकरी शहर में थी, इसलिए उसे शहर में ही बस जाना पड़ा। कुछ सालों बाद तीनों लड़के शादी की उम्र के हो गए और सुभद्रा ने सोचा कि अगर वो गांव की लड़कियों को अपने बेटों के लिए चुनती है तो वो रीति रिवाजों और परंपराओं को समझेंगी और निभाएंगी, और इसलिए उसने गांव से 3 लड़कियों को पसंद कर लिया। सबसे बड़ी बहू दिव्या, दूसरी बहू सौम्या और तीसरी बहू राम्या। उसने सोचा कि अगर वो तीनों शादियां एक साथ ही कर देती है तो और ज्यादा धूमधाम होगी, और इस तरह जल्द ही 3 बेटों की शादी होगी। आषाढ़ का महीना लग गया था, इसलिए तीनों बहुओं को अपने घर जाना पड़ा। दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा कुछ इस तरह सोच रही थी। आषाढ़ का महीना तो समाप्त हो गया, लेकिन ये बहुएं अभी तक वापस नहीं आई। क्या उनके लिए अभी आषाढ़ ही चल रहा है? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तीनों बहुएं एक ही बैलगाड़ी में आती दिखी। ए सुनो, अपनी गाड़ी रोको, यही है हमारा घर। इतना कहते ही बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। तीनों बहुएं जब नीचे उतरी तो सुभद्रा चौंक गई। सबसे बड़ी बहू एक बछड़े के साथ उतरी, दूसरी बहू एक मुर्गी को अपने हाथ में लिए हुए थी, और तीसरी बहू ने अपने कपड़ों को सूटकेस में पैक करने की बजाय एक गठरी में बांध रखा था। ये सब देखकर सुभद्रा को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। क्या तुम तीनों मेरी बहुएं ही हो या गलती से यहाँ आ गईं? क्या हुआ सासू माँ? क्या तेज धूप के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम तीनों आप ही की बहुएं हैं। सुभद्रा ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। तुम तीनों ने यहाँ आने के लिए ऑटो क्यों नहीं कर लिया? हम तीनों बस स्टैंड पर मिली और हमने एक ऑटो करना चाहा। उसने बहुत ज्यादा पैसा मांगा, तो हमने समझदारी दिखाई और इस बैलगाड़ी को बड़े सस्ते में राजी कर लिया और बैठकर आ गए। तुम तीनों ने मूर्खता की। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं सोसाइटी में अपनी सारी इज्जत खो दूंगी। आइंदा ऐसा नहीं करना, समझी? जब सुभद्रा उन तीनों को डांट लगा रही थी तो दिव्या के हाथ का बछड़ा रंभाने लगा। सुभद्रा फिर से चौंक गई। अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ, क्या है? डरने की कोई बात नहीं, ये एक बछड़ा है सासू माँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। जब दिव्या ने यूं कहा तो सुभद्रा ने बाकी दोनों बहनों के हाथों में भी नजर डाली। तुम गवार औरतों की तरह व्यवहार कर रही हो। हमने ऐसा क्या किया सासू माँ? हाँ, क्या कोई बछड़ों और मुर्गियों को शहर में लेकर आएगा? और ये राम्या को देखो, जिसके पास सूटकेस नहीं था तो अपने कपड़ों की गठरी बनाकर ले आई। और भी कई बातें कहकर उसने तीनों बहुओं को डांट लगाई। तीनों ने अपना सिर झुका लिया। मैं तुम तीनों को कल तक का समय दे रही हूँ। ये सारी चीजें अपने घर छोड़कर वापस आओ, नहीं तो मेरे घर में फिर मत आना। उसने उन्हें चेतावनी दे डाली और तीनों को उनके घर लौटा दिया। हे भगवान, आते ही इन्होंने इस तरह का गवारपना दिखाना शुरू कर दिया। आखिर मैं इनके साथ कैसे निभाऊंगी? सुभद्रा को अजीब लग रहा था। तीनों बहुएं अपनी अपनी चीजों को मायके छोड़कर वापस आ गई। इस तरह वो दिन तो बीत गया। गांव में लोगों को जल्दी सुबह उठने की आदत होती है। तीनों सुबह 5 बजे उठकर ही खड़ी हो गईं। बड़ी बहू बाहर आकर, ओ, तुम्हें भी जल्दी उठने की आदत है क्या? हाँ, मैं तो उठती हूँ। मैं भी तो गांव से ही हूँ ना दीदी। हाँ, ये तो सच है। आज शुक्रवार है ना, तो चलो इस पूरी जगह को गोबर के पानी से साफ कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? मैं रंगोली डाल दूंगी, लेकिन गोबर तो है ही नहीं। बछड़े को तो मुझे अपने मायके छोड़कर आना पड़ा, लेकिन मैं एक पैकेट में थोड़ा सा गोबर ले आई हूँ। तो तुम लेकर आओ दीदी, तब तक मैं पूरी जगह साफ कर देती हूँ। हाँ, फिर तीनों काम में लग गई। एक ने उस जगह की सफाई की, दूसरी ने गाय के गोबर को लगाया और तीसरे ने रंगोली डाली। तब तक सुभद्रा भी उठ गई और उन्हें बातें करते सुना तो बाहर आई। अरे, गाय के गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? तो वो दरवाजे के पास आई और देखा कि तीनों बहुओं ने वहाँ क्या कर रखा है। अरे बाप रे बाप रे, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? हाँ, क्या है? सासू माँ, आज शुक्रवार है ना, इसलिए किया है। तुम तीनों से किसने कहा था कि इस जगह को गंदा कर दो? कितनी बुरी बदबू आ रही है। अरे, ये एक शहर है, गांव नहीं। ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों ने मेरी इज्जत को दांव पर लगा रखा है। अब सुनो मेरी बात, इससे पहले कि और लोग उठ जाएं, जल्दी से इसे साफ कर डालो।
उसके इस तरह डांटने पर बहुओं को फिर से पूरी जगह को साफ करना पड़ा। इस तरह सुभद्रा को गांव की 3 बहुओं के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस कॉलोनी में उन्हें एक समारोह में शामिल होने के लिए जाना था। देखो, हम एक समारोह के लिए जा रहे हैं, तुम तीनों वहाँ अपना गवार बना मत दिखाना और मेरी बेइज्जती मत कराना, शांत रहना बिल्कुल। उसने उन तीनों को चेताया और समारोह में लेकर गई। तीनों पंडाल में प्रवेश करते ही स्टॉल्स की तरफ दौड़ पड़ी और पूरी थाली भरकर खाने के लिए खड़ी हो गई। इन तीनों को भूखों की तरह खाते देख वहां आए लोग उनकी ओर बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे और सुभद्रा को लग रहा था जैसे उसने अपना सारा सम्मान खो दिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर मैं इन्हें यहाँ लाऊंगी तो मेरी बेइज्जती ही होगी। मैंने तो सोचा था कि बेटी की शादी गांव की लड़कियों से करवाऊं तो वो परंपराओं को निभाएगी, ये तो तमाशा ही हो गया। वो सोच ही रही थी कि एक बहू चिल्लाई, सासू माँ आप भी तोड़कर खाना ले आओ और लोग खाकर खत्म ना कर दें कभी, जाओ जाओ। वे चिल्लाकर बोली। इससे वहाँ खड़े सभी लोगों की निगाह सुभद्रा पर गई। सुभद्रा पानी पानी हो गई और वो अपनी 3 बहुओं को वहाँ खाना खाते छोड़कर चुपचाप घर चली गई। प्यार से रहने वाली सास पार्वती की कठिनाइयाँ, जिसकी 3 बहुएं थीं, फिर से शुरू हो गई थी। बड़ी बहू शिवानी फिर से अपने श्रृंगार में व्यस्त हो गई थी और सास उसकी सेवा कर रही थी। इसी तरह दूसरी बहू टीवी के पीछे पागल थी और तीसरी बहू खाने में व्यस्त। तीनों फिर से अपने अपने शौक में मग्न हो गई थीं और सास पार्वती को सारे काम करने पड़ रहे थे। तब पार्वती ने ऐसे सोचा, हे भगवान, मेरा क्या हाल है। हालांकि मेरी 3 बहुएं हैं, फिर भी मैं ही सारा काम कर रही हूँ। बेवजह मैंने उन्हें फिर से ढील दी और अब मैं भुगत रही हूँ। उसने सोचा। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन पार्वती की बहन उसके घर आई। इस बार वो खुशखबरी लेकर उनके घर आई थी। दीदी, 3 बहुएं होने के बावजूद तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? हमारे पास खलिहान में मवेशी हैं, आंगन में एक गाय है और वैसे ही घर में 3 बहुएं हैं। तुम इस बात को छोड़ो और मुझे बताओ, तुम आज बड़े दिनों के बाद आई हो, क्या समाचार है? तुम इतनी सुस्त होकर क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है, पास आओ ताकि तुम्हारी बहुएं ना सुन सके। उसने जब ऐसे कहा तो तीसरी बहू जो वहीं बैठकर खा रही थी, उसने उनकी बात सुन ली। फिर वो उठी और दीवार के पीछे खड़ी हो गई और सुनने लगी कि दोनों क्या बात कर रही हैं। दोनों बहनें इस तरह बात कर रही थी, कुछ खास नहीं, हमारे परदादा दादी हमारी पुश्तैनी संपत्ति बांट रहे हैं। उसमें से मेरे हिस्से में मुझे हमारे दादा दादी की 10 एकड़ जमीन मिली है दीदी, और आपको 7 पीढ़ियों का जमा सोना मिला है। क्योंकि दीदी आपसे बहुत प्यार करती थी हमारी दादी, इसलिए उन्होंने आपको वो सोना दिया है। मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप सोच सकें आपको उसका क्या करना है। सोचने के लिए क्या है बहन, नियम के अनुसार मुझे 3 बहुओं में सोना बांट देना चाहिए, लेकिन वो तो मेरी किसी बात का ख्याल ही नहीं करती, इसलिए मैं सारा सोना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बांट दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। जब उसने ऐसे कहा तो बहन बहुत खुश हो गई। थैंक्स दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही करना। जब वो इस तरह बात कर रही थी तो तीसरी बहू ने सुन लिया और इस तरह सोचा, हे भगवान, बहनों ने मिलकर अच्छी योजना बना ली। जो सोना हमें मिलना चाहिए, ये चाहती हैं कि बस आपस में बांट लेंगी। उसने सोचा और उसने अपनी दोनों जेठानियों को बताने की सोची। बड़ी बहू आईने में देखते हुए अपना मेकअप कर रही थी और उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर टीवी देखते हुए दूसरी बहू ये सुनना चाह रही थी कि वो क्या कह रही है। तब सबसे छोटी बहू बहुत नाराज हो गई और चिल्लाकर बोली, अपने पागलपन को जरा दूर रखो और जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब उसने कहा तो दोनों सतर्क हो गई और वो जो कह रही थी उसे सुनने लगी। हमारी सास को 7 पीढ़ियों का पुश्तैनी सोना मिला है। अभी अभी उनकी छोटी बहन ने आकर उन्हें खबर दी। वो सोना उन्होंने हमें देने के बजाय अपनी बहन और उसके बच्चों को देने की योजना बना ली है। फिर फार्म हाउस खरीदने का मेरा सपना, उसका क्या होगा? ये कैसे संभव है? जब हम जीवित हैं तो वो उन्हें कैसे दे सकती हैं? हमारी भी लग्जरी विला खरीदने की योजना थी, उसका? वो हमें क्यों देंगी सोना भला? हम उससे घर के सारे काम करवा रहे हैं।
हम 3 के होते हुए भी वही घर का सारा काम भी करती हैं। लेकिन अगर हम पुश्तैनी सोना खो देंगे तो सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे हमारे। तब हम एक काम करते हैं, बहनों आओ हम अपना रवैया बदल लें और अब हम सब कुछ खुद ही करना शुरू करें। हम पहले की तरह घर के सारे काम खुद ही करें, उसका दिल जीत लेते हैं ताकि वो अपना निर्णय बदल ले। हाँ बहनों, यही करते हैं। अगर हम अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ देंगे तो बहुत जल्द सोने को पालेंगे। लेकिन 1 टन सोना और होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे हम तीनों के बीच समान रूप से बांट लेंगे। जब तक सास जिंदा है वो उन्हीं के पास रहेगा ना। इस तरह सास पार्वती से सोना हासिल करने के लिए तीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पार्वती कुएं से पानी खींच रही थी तो बहू आकर बोली, सासू माँ तुम क्यों तकलीफ उठाती हो, मैं खींच दूंगी पानी। मुझे लगता है बहू कि तुम्हारा मेकअप नहीं उतर जाएगा। मुझे आदत है, कर लूंगी, जाओ। नहीं सासू माँ, अब से आप अपनी आदत को बदलिए, उसने कहा। फिर तीसरी बहू अपनी सास के लिए कॉफी लेकर आ गई। ऐसे ही तीनों बहुएं अपनी सास को पलंग से नीचे पैर उतारे बिना सारे काम करने लगी। एक समय तो ऐसा आया कि लगा तीनों बहुओं की डोर सास के हाथ में है और वो उनसे सारा काम करवा रही है। सब कुछ सास की इच्छा के अनुसार चल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब सास ने सोने के बारे में कुछ भी बात नहीं की तो तीनों बहुएं आईं और अपनी सास से पूछने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, सासू माँ, मैंने सुना है कि आपको आपका पुश्तैनी सोना मिल गया है, आप इसे हमें कब बांट रही हैं? आपकी छोटी बहन आई थी तो उन्होंने आपको इसके बारे में बताया था ना? जब उसने ऐसे कहा तो सास ने इस तरह उत्तर दिया, अरे मेरी मूर्ख बहू, मुझे लगता है तुम तीनों ने मेरी बहन की कही बात सुन ली और इसलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक प्रभावित करने की कोशिश की है ना? व्यर्थ ही ये सब किया क्योंकि मेरे पास अब कोई सोना नहीं। जब आपकी बहन ने आपसे कहा था तब आपने उनसे कहा था कि आप सारा सोना उन्हें ही दे देंगी। अरे इन दिनों से कुछ परेशानी है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी कहती है मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएगी। वैसे भी अब तुम तीनों को अगर काम करने की आदत हो गई है तो जारी रखो इसे। सास ने उन्हें चौंकाने वाली खबर सुना दी। पार्वती अपनी बहन के साथ नाटक खेलकर बहुओं से जीत गई और उनके आलस्य को दूर कर पाई। और इस तरह उस घर में उस दिन के बाद से सास का दबदबा और बहुओं की सेवा का सोप ओपेरा शुरू हो गया।